फिर से मैं टैक्स की बात करूं तो टैक्स क्या है? टैक्स का मतलब जो हम गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं, गवर्नमेंट को जो पेमेंट देते हैं लॉफुली, एक लॉ के तहत, एक एक्ट के तहत, उसे क्या बोलेंगे? टैक्स बोलेंगे। क्लियर ये बात? टैक्स होते हैं दो तरह के टैक्स होते हैं। एक को बोलते हैं डायरेक्ट और एक को इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स उसे बोलेंगे जो डायरेक्टली जिस पे लगाया गया वही उसका पेमेंट करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स उसको बोलेंगे लगाया किसी और पे जा रहा है, पेमेंट कोई और कर रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि एक होता है इम्पोस्ट, यानी किस पे लगाया गया, एक होता है बॉन्ड वैल्यू। ठीक है, तो मान लो मिस्टर राम पर टैक्स लगाया गया और मिस्टर राम ही उस टैक्स को पेमेंट करे, मिस्टर राम को ही उस टैक्स को पेमेंट करना है, तो उस तरह का टैक्स जो होता है आपका यहाँ पर है डायरेक्ट टैक्स। लेकिन मिस्टर राम पर लगाया गया लेकिन पेमेंट मिस्टर श्याम कर रहा है, मतलब कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आ रहा है मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं दोनों में। उसके बाद मैंने आप लोगों को जीएसटी बताया कि हम लोग इसमें जीएसटी पढ़ना था। तो जीएसटी क्या है? सबसे पहला सवाल, जीएसटी क्या है? तो जीएसटी एक तरह का टैक्स है ना? जीएसटी एक तरह का टैक्स है। किस तरह का टैक्स है? तो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। किस तरह का टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्लियर? इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहते हैं। डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब क्या होता है? देखो अलग से भी मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था डेस्टिनेशन बेस्ड, वो यहीं पर क्लियर हो जाएगा। डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब होता है कि जो मैं माल परचेज कर रहा हूं उस माल का फाइनल कंजम्पशन जहां पर होगा, फाइनल खपत जहां पर होगा, उसे कहते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड। जैसे मान लो कोई गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ बिहार में, कोई गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ बिहार में, ठीक है, तो बिहार में है तो कुछ नहीं कि बिहारी में उसका सेल हो जाए। हाँ, वो घूमते घूमते पहुंच गया महाराष्ट्र और वहां का एक व्यक्ति ने उस प्रोडक्ट को खरीदा और अपने घर पे जाकर यूज कर लिया। ठीक है, तो ये जो पेमेंट आएगा, जो टैक्स गया, किस गवर्नमेंट को गया? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को गया। कहता है इसे कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी जहां पर इसकी खपत होगी वो टैक्स उसी स्टेट को मिलेगा, उसी गवर्नमेंट को मिलेगा। समझ आया मेरी बात? कहां मैन्युफैक्चर हुआ वो अलग चीज है, कहां खपत हो रही है ये आपको देखना है। तो इसको इसलिए बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ओके, उसके बाद मिलता मतलब तो अपना प्रॉफिट लेगा ना। टैक्स पे क्या लगता है? मैन्युफैक्चरिंग पे कौन सा टैक्स लगेगा? एकदम दूसरा लगेगा। ठीक है, उस पर दूसरे तरह का टैक्स लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग पे दूसरा टैक्स लगता है। ठीक है, सेलिंग पे दूसरा टैक्स लगेगा। तो दूसरा क्या? फिलहाल गुड्स और सर्विस की आप सप्लाई करते हो, गुड्स या सर्विस अगर आप सप्लाई करते हो तो उसका आपका जीएसटी लगेगा। ठीक है, पहले कुछ और लगते थे, अब जीएसटी लगते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब यहाँ होता क्या है, जीएसटी आप इतना तो समझ गया कि जीएसटी में हम लोग को, जीएसटी क्या है? एक तरह का टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी इसको कहते हैं। ओके, अब बात करेंगे जीएसटी मॉडल की। तो जीएसटी मॉडल में मैंने आपको बताया होगा, इसमें 4 तरह का मैंने मॉडल आपको लिखा है। पहला मॉडल क्या है? नेशनल जीएसटी, है ना। दूसरा मॉडल है स्टेट जीएसटी। तीसरा मॉडल है नॉन कॉन्करेंट ड्यूअल जीएसटी और चौथा है कॉन्करेंट ड्यूअल जीएसटी। नहीं है ना? तो हमारे इंडिया में जो जीएसटी फॉलो हो रहा है वो कॉन्करेंट ड्यूअल जीएसटी फॉलो हो रहा है। मैंने ब्रैकेट में नीचे लिखवाया भी है इंडिया, ब्राजील, कनाडा। तो कनाडा बहुत पहले से था, हम लोग कनाडा को कॉपी करके अपने यहाँ लाए हैं, यानी कनाडा में जो मॉडल चलता है वही मॉडल हम लोग अपने यहाँ इंडिया में चला है। तो सबसे पहला यह सवाल होता है कि जीएसटी का जो मॉडल है वो कितने हैं? यहाँ पर 4 तरह के मॉडल हैं और हर कंट्री अपना अपना अलग अलग मॉडल यूज कर रही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया को लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जो मॉडल यूज कर रहा है वो नेशनल जीएसटी यूज कर रहा है। मैंने ब्रैकेट में कंट्री भी आपको लिखवा दिया, इसलिए आप फॉलो कर सकते हैं।
नेशनल जीएसटी कौन सा कंट्री फॉलो कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया। वहां पर क्या होता है, नेशनल जीएसटी का मतलब होता है कि जो टैक्स होगा, टैक्स जो होगा कौन लगाएगा? लेविटी का मतलब लगाना, कौन लगाएगा? सेंट्रल, ठीक है। और उसका कुछ हिस्सा स्टेट को दे देगा, जो टैक्स होगा लगाएगा सेंट्रल, और रेवेन्यू शेयर करेगा स्टेट के साथ, स्टेट के साथ रेवेन्यू शेयर करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? हमारे गवर्नमेंट में दो पार्ट होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, ये बच्चों को पता है ना। तो यहां पर बात होती है कि सर सेंट्रल कहता है कि भाई पैसा मैं रखूंगा, सारा हिसाब किताब जो टैक्स लगाना होगा, जो कलेक्ट करना होगा मैं रखूंगा, तुमको जो चाहिए तुम मुझसे बोलो, मैं तुमको वो दूंगा। मेरी बात समझ आ रही है? स्टेट से ये कहता है कौन? सेंट्रल। तो सेंट्रल पूरा टैक्स लगाएगा, टैक्स कलेक्ट करेगा, और स्टेट को कुछ रेवेन्यू अपना शेयर कर देगा, जितनी उसको जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग। हो गया? तो ये कौन सी कंट्री फॉलो कर रही है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा मॉडल बोलते हैं इसको? नेशनल जीएसटी मॉडल। क्लियर हो जाएगा? दूसरा होता है स्टेट जीएसटी, नाम ही स्टेट जीएसटी। इसमें क्या होता है, ना ही कोई सेंट्रल है, ना ही कोई, सॉरी, इसमें कोई सेंट्रल नहीं है, इसमें सब स्टेट होते हैं। इसमें सबको अपना अपना हिस्सा लेना, यानी सब स्टेट इसमें टैक्स लेविट करेगा और अपने ऊपर रेवेन्यू खर्च करेगा, यानी अपने ऊपर ही खर्च करेगा। हर टैक्स जितने भी स्टेट्स होंगे, उस स्टेट वाले ही क्या करेंगे, अपना टैक्स अपने से कलेक्ट करेंगे, अपना टैक्स लगाएंगे। जैसे मान लो मैं बिहार में हूं, तो मैंने तय किया कि सर मैं आपसे 5% का टैक्स लूंगा। यूपी वाले ने तय किया कि सर मैं आपसे 10% का टैक्स लूंगा। वो उसकी मर्जी, वो कितना ले रहा है, मेरी मर्जी मैं कितना ले रहा हूं। ओके, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग मैं अपना टैक्स रखूंगा, और वो पूरा टैक्स का पैसा मैं कहां पर इन्वेस्ट करूंगा? अपने ही स्टेट में इन्वेस्ट करूंगा, दूसरे स्टेट से मुझे कोई इशू नहीं। यानी हर स्टेट अपना टैक्स अपने पास अपने लगाएगा और अपने पर ही खर्च करेगा। तो इसको कौन सा बोलेंगे? स्टेट जीएसटी। ये कौन यूज कर रहा है? यूएसए। मेरी बात समझ आ रही है? अब आया तीसरा, नॉन कॉन्करेंट ड्यूल जीएसटी। नॉन कॉन्करेंट ड्यूल, ड्यूल का मतलब होता है दो, ड्यूल का मतलब ही दो हो गया। यहां पर देखो, या तो सेंट्रल ले रहा था या फिर स्टेट टैक्स लगा रहा था। यहां पर कौन करेगा? दोनों लगाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर नॉन कॉन्करेंट बोल दिया है, तो नॉन कॉन्करेंट में क्या कर दिया कि आपका दो पर्सन है, एक सेंट्रल है और एक स्टेट है। तो सेंट्रल वाले को दे दिया गया सर्विस, और स्टेट वाले को दे दिया गया गुड्स, कि भाई सर्विस से जो टैक्स आएगा वो सेंट्रल का होगा, और जो स्टेट से टैक्स आएगा वो, सॉरी, जो गुड्स से टैक्स आएगा वो स्टेट का होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो इसको बोलते हैं नॉन कॉन्करेंट ड्यूल, यानी दो टैक्स लग रहा है इस पे, एक सेंट्रल का भी एक स्टेट का भी, लेकिन इसमें दोनों हिस्सा अलग अलग बट गया। सेंट्रल वाला सर्विस को रखेगा और गुड्स वाला, स्टेट वाला गुड्स वाला हिस्सा रखेगा। क्लियर हो गए? दो भाई थे, आपस में लड़े ना, दोनों का बंटवारा कर दिया गया। तो यहां पर आप बोलोगे इसको नॉन कॉन्करेंट ड्यूल जीएसटी। चौथा होता है कॉन्करेंट ड्यूल जीएसटी, सबसे खतरनाक, जो कि इंडिया, ब्राजील और कनाडा। यहां पर क्या किया जा रहा है कि सेंट्रल और स्टेट दोनों ही टैक्स लगाते हैं और दोनों इक्वल लेते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी दोनों पर। यहां पर देखो, सिर्फ सर्विस पे ले रहा है, सिर्फ गुड्स पे ले रहा है। यहां पर ये दोनों बराबर बराबर का पार्टनर है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, सेम टैक्स लगेगा, दोनों टैक्स लगेगा, दोनों कलेक्ट करेंगे। मान के चलो 18% जीएसटी लग रहा है किसी भी प्रोडक्ट पर, तो 9% शेयर इसका होगा, 9% शेयर इसका होगा। मेरे समझ में आई बात? तो इसको बोलते हैं कॉन्करेंट ड्यूल जीएसटी। तो ये मॉडल याद रहेगा। मैं अक्सर बच्चों से सवाल करता हूं जब भी मैं वाइवा लेता हूं कि हमारे इंडिया में कौन सा जीएसटी मॉडल फॉलो हो रहा है, कौन सा बताओगे? कॉन्करेंट ड्यूल जीएसटी, ठीक है। किसके मॉडल को हम लोगों ने कॉपी किया है? कनाडियन मॉडल हमने कॉपी किया। ये पहला कनाडा में लागू हुआ था, उसके बाद अलग अलग बहुत सारे कंट्री में ये लागू हो चुका है, उसी को हम लोग फॉलो करते हैं अपने इंडिया में। कोई सवाल नहीं इस पे? अब चलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड। आपको समझ में आ गया ना? अब बात करेंगे कौन कौन से टैक्स हमारे जीएसटी में शामिल है, ठीक ना। यानी पहले कौन से टैक्स थे जो जीएसटी में शामिल नहीं थे, अब है। यानी जीएसटी आने के बाद, जीएसटी आया तो क्या हुआ, जो भी पुराने टैक्स चलते थे जैसे वैट, सीएसटी था ना, बहुत सारे टैक्स थे, उन सबको हटाकर ला दिया गया एक टैक्स। इसीलिए बोला गया ना वन नेशन वन टैक्स, इसलिए बोला गया कि बहुत सारे टैक्स को हटा दिया गया और उन सब की जगह पर एक लगा दिया गया जीएसटी।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो उन किस किस टैक्स को हटाया गया और किसके बदले इसको लाया गया है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो थोड़ा अलग बनाने के लिए मैंने दो भागों में इसको बांट दिया, एक को सेंट्रल टैक्स कर दिया, एक को स्टेट टैक्स कर दिया। यानी सेंट्रल के कौन कौन से टैक्स पहले लगते थे और स्टेट के कौन कौन से टैक्स लगते थे, उसको देखा जाए। तो पहला सेंट्रल टैक्स की बात करें तो यहां पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, पहला। दूसरा एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स सेंट्रल का हुआ करता था पहले। फिर से सीएसटी सेंट्रल का होता है, सरचार्ज एंड सेस ईटीसी आप कह सकते हो। तो इतने सारे टैक्स जो होते थे पहले सेंट्रल का हुआ करता था। अब स्टेट की बात करें तो वैट, वैट के बाद इंटरटेनमेंट टैक्स, उसके बाद टैक्स ऑन लॉटरी, एंट्री टैक्स या फिर लग्जरी टैक्स ईटीसी। तो ये सारे टैक्स की बात करें तो ये स्टेट के टैक्स होते थे और ये हमारे सेंट्रल के टैक्स होते थे, जो कि अब सम्मिलित हो गया है जीएसटी में। यानी इन सबको हटाकर क्या ला दिया गया है, अब सिर्फ एक जीएसटी ला दिया गया है। कोई सवाल नहीं है। अब बात करेंगे कौन से ऐसे टैक्स हैं जो जीएसटी में नहीं है, जो जीएसटी में नहीं शामिल हुए हैं। तो वो बात करेंगे हम लोग एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी आपका जीएसटी में शामिल नहीं। एक्सपोर्ट मतलब अगर कोई माल अगर आप आउट ऑफ कंट्री सप्लाई करते हो तो उसको हम उस पर जो टैक्स लगेगा जीएसटी नहीं लगेगा। क्या लगेगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी। मैं बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन कर देता हूं ऐसे ही कि मान लो मैं अपना बिहार में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, उसे मैं यूएसए में बेच रहा हूं, तो कौन सा टैक्स लगेगा, कितना जीएसटी लगेगा? सर 18%, सर 28%। अरे उस पर टैक्स जीएसटी नहीं लगेगा। आउट ऑफ कंट्री आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहां पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगा, जीएसटी नहीं लगने वाला है। समझ में आई मेरी बात को? जीएसटी आपके कंट्री के अंदर जितने भी सप्लाई आप करोगे, सप्लाई का मतलब भी आगे बताऊंगा, सप्लाई मतलब परचेज सेल दोनों होता है, ठीक है, तो वहां पर क्या लगेगा, जीएसटी आपका लगेगा। अगर अदर कंट्री में कोई आप माल सप्लाई कर रहे हो तो वहां पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगा, न कि जीएसटी। ओके, अब बात करेंगे टैक्सेबल पर्सन की कि टैक्सेबल पर्सन कौन कौन होगा, टैक्सेबल पर्सन किसको कहेंगे। तो टैक्सेबल पर्सन हम उस बंदे को बोलेंगे जो बिजनेस कर रहा है। हमारे इस धरती पर इंडिया में कहीं भी, किसी भी स्टेट में, किसी भी गांव में अगर वो बिजनेस कर रहा है तो वो क्या है, टैक्सेबल पर्सन है। उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, ठीक है। इस पे भी रिबेट है, नेसेसरी नहीं है। ऐसा कहता है कि आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस कर रहे हो, जीएसटी लो, आपकी है, आपको लेना है। लेकिन इसमें भी लिमिट है कि छोटे मोटे व्यापारी को क्या जीएसटी लेना अनिवार्य है, एकदम सख्त नियम है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं। लेकिन अगर वो ले तो उनको भी बेनिफिट है। जीएसटी नंबर सबको लेना, जितने भी बिजनेसमैन है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबको जीएसटी लेना है, सबको लेना है। क्लियर बात समझ आ गई? तो अगर आप बिजनेस करते हो किसी भी तरह का अपने कंट्री में, किसी भी प्लेस पर, तो वो टैक्सेबल कहलाएगा, वो टैक्सेबल पर्सन है। उसको टैक्स फील करना होगा, भले वो जीरो रेट पे करे कि भाई सर मैंने तो कोई उतने का टर्नओवर किया ही नहीं, मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं कहलाऊंगा। तो आपको रिपोर्ट सबमिट करना होगा, ठीक है। अब बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसके लिए जरूरत है, यानी किसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जैसे मैंने भी कहा ना कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसको करवाना है, किसी किसी को नहीं करवाना है। जो छोटे बिजनेसमैन है, तो छोटे बिजनेसमैन और बड़े बिजनेसमैन में पहचानूंगा कैसे कि छोटा कौन है, बड़ा कौन है? तो यहां पर एक कहानी बताई गई है कि अगर आपका सालाना टर्नओवर 40 लाख से ऊपर का है, सालाना टर्नओवर अगर 40 लाख से ऊपर का है तो आपको जीएसटी लेना अनिवार्य है। किसी किसी केस में 20 लाख पे ही है, सब कैटेगरी करके मैंने लिखवाया हुआ। किसी किसी कैटेगरी में, स्पेशल केस में आपको 20 लाख अगर आपको सालाना टर्नओवर है तो आपको जीएसटी लेना अनिवार्य है। अगर इससे कम है, 9 भी लो तो चल जाएगा, लेकिन सरकार कहता है कि सभी बिजनेसमैन को जीएसटी लेना है, ठीक है। अब जीएसटी ना लेने के बहुत सारे नुकसान भी है। आपको लोन वगैरह नहीं मिलेगा। अगर बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहो तो विदाउट जीएसटी आपको लोन नहीं मिलने वाला। क्लियर बात को समझ आ गई? तो पहला पॉइंट था। दूसरा, ये तो टर्नओवर की बात हुई। दूसरा, इनपुट सर्विस प्रोवाइडर। इनपुट सर्विस प्रोवाइडर, जो भी इनपुट सर्विस प्रोवाइडर है, इनपुट सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो भी हमारा माल सप्लाई कर रहे हैं, जिससे हम लोग खरीद रहे हैं, ठीक है,
उनको जीएसटी लेना अनिवार्य है। या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर जितने भी होते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर समझते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग साइट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जितने भी आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर आपको देखा है आप लोगों ने, उन सबको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। कोई दिक्कत है यहां तक? अब बात करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ जीएसटी की। स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी की बात करें, यहां पर जीएसटी के स्ट्रक्चर जो है मैंने इसमें 4 भागों में बांटा हुआ है। पहला सीजीएसटी, यहीं से मेन आपका पॉइंट शुरू होता है। उसके पहले तो हिस्ट्री ज्योग्राफी था, यहां से आपका मेन पॉइंट शुरू होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। ठीक है, आपको 2 भाई हैं इस कंट्री के, एक सेंट्रल है, एक स्टेट है। ठीक है, तो ये टैक्स आपका स्टेट का है, ये टैक्स सेंट्रल का है। ठीक है, ये यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उनके लिए, और ये भी केंद्र का है, सेंट्रल का। ये 2 टैक्स सेंट्रल का है। ठीक है, ये स्टेट का है, लेकिन ये तो स्टेट नहीं है। ठीक है, तो इसका जो टैक्स होगा कौन रखेगा? सेंट्रल ही इसको टैक्स को रखेगा, सेंट्रल ही टैक्स को रखेगा। ठीक है, बात समझ आ गई? तो यहां पर समझेंगे सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एस का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज, या फिर यूट जीएसटी भी लोग, कई लोग बोलते हैं इसको, तो यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आई का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ आप लोग को? अब बात करेंगे, यहां पर सप्लाई शब्द मैंने आपको लिखवाया था, फिर हम इस पर और चर्चा करेंगे। सप्लाई शब्द मैंने लिखवाया था आपको कि सप्लाई का मतलब क्या होता है। तो सप्लाई का मतलब आपका हो जाएगा, सप्लाई का मतलब हो जाएगा अगर आप सेल करते हो, कुछ भी सेल करते हो, कुछ भी परचेज करते हो। यहां पर कि मैंने कुछ शब्द भी आपको लिखवाया है, जैसे सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटर, लीज और डिस्पोजल। अगर ये सारे शब्द जो मैंने बोले, अगर वो आप काम करते हो, उस तरह का काम करते हो, तो वो उस शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे? सप्लाई बोलेंगे। चाहे हम सेल करें, चाहे मैं कोई आइटम ट्रांसफर करूं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच, चाहे मैं बार्टर, बार्टर का मतलब समझते हैं? हाँ, एक्सचेंज का मतलब नहीं, वही नहीं हुआ, वही नहीं हुआ, यहां पर ही तो अंतर है। बार्टर और एक्सचेंज में अंतर है। बार्टर और एक्सचेंज में क्या अंतर है समझिए। बार्टर का मतलब हुआ कि सर आपने कहा कि सर आपका ये मार्कर बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा कि ठीक है ले लो, लेकिन इसके बदले तुमने कहा कि सर मेरा मार्कर ले लीजिए। ठीक है, मैंने ना आपका मार्कर का दाम देखा, ना आपने मेरे मार्कर का कीमत देखा। कीमत हम लोगों ने नहीं देखा, मार्कर के बदले मार्कर एक्सचेंज कर लिया, मतलब बार्टर कर लिया, या बार्टर हो। लेकिन एक्सचेंज का मतलब होता है, ऑनलाइन एक्सचेंज करके देखते हो कभी? होता है ना। एक्सचेंज का मतलब होता है कि मेरे मार्कर की कीमत है अगर 20 रुपया और आपके मार्कर की कीमत है अगर 10 रुपया, तो मैं आपका मार्कर जरूर लूंगा और आपको अपना मार्कर दूंगा, लेकिन 10 रुपया आपसे और लूंगा। ये एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज यही होता है ना, मोबाइल आप लोग एक्सचेंज करते हो, बहुत सारा कुछ एक्सचेंज करते हो ऑनलाइन, तो क्या होता है? नई कीमत माइनस ओल्ड वाले की कीमत करके फिर आपको बिल बनता है, वो कीमत आपको पेड करनी पड़ती है, तो ये एक्सचेंज होता है। तो बार्टर और एक्सचेंज समझ में आ गया? बार्टर और एक्सचेंज में ये बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन हम लोग जो नहीं जानते वो सीधे करें सर दोनों तो सेम ही है, नहीं, बहुत अंतर है। ठीक है, लाइसेंस, रेंटल, लीज आप सबको पता है। ठीक है, किसी तरह का लाइसेंस अगर लेते हो या देते हो, रेंटल कोई किराया लेते हो, देते हो, या लीज पे करते हो, या फिर डिस्पोजल के सारे काम अगर आप करते हो, तो आपको क्या कहलाएगा? सप्लाई शब्द के दायरे में आता है। सप्लाई का एक अलग से एक्ट बना है जीएसटी में, उसके तहत आता है आपका ये सारे शब्द। ओके, अब क्या लिखा थे? स्लैब रेट। इस स्लैब रेट से पहले फिर से आ जाइए हम लोग सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी में फिर से आते हैं। समझिएगा यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी, जब भी कोई टैक्स लगेगा, जब भी कोई टैक्स लगेगा, तो ये दोनों आपस में हाफ हाफ बांट लेंगे। ठीक है, दोनों आपस में हाफ हाफ इक्वली बांट लेंगे। मान लो कि जीएसटी लग रहा है 18%, तो ये 9% ये ले लेगा और 9% ये ले लेगा।
ठीक है। अब बात आती है कि सर कब CGST, कब SGST, कब UT, कब IGST, कब मुझे कब किसको लगाना है, हाँ सबसे बड़ा सवाल होता है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी आप लोग को लिखवाया नहीं है, मैं वो टॉपिक समझा रहा हूं। देखिए जो GST होता है, कोई भी सप्लाई जो होता है 3 तरीके से होता है या 3 जगह होता है, आप ये कर सकते हो। एक होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई, सप्लाई बोलेंगे ठीक ना, इंट्रा स्टेट सप्लाई। एक होता है इंटर स्टेट सप्लाई, और एक होता है इंटरनेशनल सप्लाई, ठीक है। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या हुआ, इसको आप लोग नोट भी कर लेंगे मेरे समझाने के बाद, ठीक ना। इंटर स्टेट का मतलब होता है सेम स्टेट, यानी मान लो मैं बिहार में कुछ परचेज कर रहा हूं और बिहार में ही सेल कर दे रहा हूं, बिहार टू बिहार या यूपी टू यूपी, महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र, कोई भी एक स्टेट, अपने स्टेट में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है, अपने स्टेट में ही खपत हो जा रहा है, बात समझ मेरी। तो वहां पर होता है, उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई। लेकिन इंटर स्टेट मतलब अदर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, वन स्टेट टू अदर स्टेट, यानी बिहार टू यूपी मान लेते हैं हम। मैंने बिहार में परचेज किया, यूपी में सेल कर दिया, या यूपी से परचेज किया, बिहार में सेल कर दिया, हो रहा है। तो यहां पर अदर स्टेट हुआ, तो अदर स्टेट में क्या हम लोग बोलेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा एंड इंटर समझ में आया कि नहीं आया? इंट्रा का मतलब सेम स्टेट, विद इन स्टेट अगर सप्लाई हो रहा है, सप्लाई का शब्द का मतलब समझ में आ गया ना। सप्लाई मतलब सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, जितना भी मैंने लाइन लिखवाया है वो पूरा लाइन आता है, ठीक है। तो सप्लाई का मतलब अगर आप सप्लाई करते हो इंट्रा स्टेट का मतलब बिहार टू बिहार, इंटर स्टेट करते हो बिहार टू अदर, या वन स्टेट टू अनदर स्टेट, आप ऐसे समझ लो, तो इंट्रा होता है। अब बचा तीसरा इंटरनेशनल, यानी आउट ऑफ कंट्री। अब आप इंडिया से चले गए यूएसए सेल कर दिए, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल। लेकिन जीएसटी आने के बाद, ये जीएसटी आने से पहले का शब्द होता था, ये तीनों शब्द जीएसटी आने के पहले के थे, अब सिर्फ 2 ही शब्द चलते हैं। नोट करिएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। यहां पर अब क्या हो गया? बदल गया। अब यहां पर क्या हम लोग करते हैं, मैं यहां पर थोड़ा सा रेज कर रहा हूं। अब आपको सिर्फ 2 पॉइंट रह चुके हैं, इसको हटा दिया गया, ठीक है। इसकी जगह पर अगर आप सेम स्टेट में सप्लाई करते हो तो क्या बोलोगे? इंट्रा। अदर स्टेट में करते हो तो इंटर स्टेट, या अगर आउट ऑफ कंट्री भी करते हो तो अब आप बोलोगे इंटर स्टेट ही, यानी अब इस पार्ट्स को उसने हटा दिया। इंटर स्टेट सप्लाई हम बोलेंगे कब? चाहे एक स्टेट से अदर स्टेट में करें, या एक कंट्री से अदर कंट्री में करें, तो भी हम क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई। मेरी बात समझ आ गई? पहले इंटरनेशनल बोलते थे अदर कंट्री में सप्लाई करना हो तो, लेकिन अब हम लोग कौन सा शब्द यूज करते हैं जीएसटी आने के बाद? इंटर स्टेट ही कहते हैं। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत है? अब आगे समझिए। अब जीएसटी आने से पहले और जीएसटी आने के बाद क्या क्या बदलाव हुए, यहां पर मैं लिख रहा हूं प्री जीएसटी और पोस्ट जीएसटी। ओके, पहले क्या था, बाद में क्या होता। तो यहां पहले मल्टीपल टैक्सेस लगते थे, लिस्ट आपको मिल चुका है। मल्टीपल टैक्सेस, पता है किसी भी गुड्स पर 17 तरह के टैक्स लगाए जा सकते थे, एक ही पर टैक्स के ऊपर टैक्स लगते थे। उसको हटाकर अब कर दिया गया सिर्फ 1 जीएसटी, 1 टैक्स, यानी उस 17 तरह के टैक्स को हटा दिया गया और उसकी जगह पर क्या लगाया गया? 1 जीएसटी। आपको फायदा दिख गया? उसके बाद इसके लिए जब मल्टीपल टैक्स लग रहे हैं तो मल्टीपल एक्ट, मल्टीपल लॉ भी तो पारित करने पड़ेंगे। हर टैक्स के लिए अलग अलग कानून बनाए जाते हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ एक जीएसटी लॉ,
जीएसटी लॉ के दायरे में सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी और आई सारे आ जाएंगे, ठीक ना। एक जीएसटी लॉ यानी सिंगल आपका लॉ तैयार हो गया। ओके, यहां पर हम लोग मल्टीपल ट्रांजैक्शंस इवेंट्स का यूज करते थे। मल्टीपल ट्रांजैक्शंस इवेंट्स के नाम देते थे कि मैं परचेज कर रहा हूं, मैं सेल कर रहा हूं, मैं एक्सचेंज कर रहा हूं, लेकिन यहां पर सिर्फ एक शब्द आपको बोलना है, सप्लाई। उसके बदले एक शब्द आपको लगा दिया गया, सप्लाई। चाहे आप सेल कर रहे हो, चाहे एक्सचेंज कर रहे हो, चाहे बार्टर कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उन शब्द के बदले हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लाई शब्द बोलेंगे। पहले यहां पर क्या होते थे, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स और सप्लायर्स होते थे, ठीक है। अब यहां पर सिर्फ एक होता है, टैक्सेबल पर्सन। बिजनेसमैन हो, बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, सप्लायर हो, आपको बस एक नाम से जाना जाएगा कि आप टैक्सेबल पर्सन। गुड्स समझ आ गया। अब आप क्या टैक्सेबल पर्सन करोगे तो क्या होगा, आप गुड्स या फिर सर्विस सेल करोगे या फिर परचेज करोगे, यानी सप्लाई करोगे, ठीक है। फिर और क्या बदला जीएसटी आने के बाद, तो जीएसटी आने से पहले होता था, अभी तुरंत मैंने आपको बताया, इंट्रास्टेट होता था, इंटरस्टेट होता था और इंटरनेशनल होता था। अब सिर्फ दो रह गया, इंट्रा तो अभी भी है, इंट्रास्टेट अभी भी है, इंटरस्टेट अभी भी है, लेकिन ये हट गया। इसकी जगह पर अब इन दोनों की जगह पे क्या चल रहा है, सिर्फ इंटरस्टेट ही चल रहा है। समझ में आ गया, प्री और पोस्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया, नोट करना है, ध्यान दीजिएगा। फिर से जीएसटी की बात करें तो जीएसटी क्या है, एक तरह का टैक्स। किस पे लगता है, गुड्स एंड सर्विस पर। कब लगता है, तो सप्लाई के समय, जब हम सप्लाई करते हैं, ठीक है। या आप यहाँ पर एक और शब्द बोल सकते हो, टैक्सेबल इवेंट। जब भी कोई टैक्सेबल इवेंट होगा तो आपको जीएसटी लगेगा, ठीक है। अब जीएसटी जब लगेगा तो कब कौन सा लगेगा, दो तरह के यहाँ पर है, एक इंटर स्टेट है, इंट्रा। पहला शब्द बोलेंगे इंट्रा स्टेट और दूसरा बोलेंगे इंटर स्टेट। इंटर स्टेट बोलेंगे, ठीक है। इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट क्या, अगर आप लोग भूल जाओ कभी तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि इंटर स्टेट का मतलब सेम स्टेट, जिस स्टेट में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, अगर सेम स्टेट से हमने सप्लाई किया, सेम स्टेट से परचेज के सेम स्टेट में ही सप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर इंट्रा स्टेट होता है। लेकिन जहां आपने कोई बॉर्डर पार किया, किसी भी तरह का बॉर्डर, चाहे स्टेट का बॉर्डर हो, चाहे कंट्री का बॉर्डर, अगर आपने बॉर्डर पार करके गए, मतलब वहां पर क्या शब्द लगेगा, इंटर स्टेट। तब वो बॉर्डर शब्द याद रखना है। बॉर्डर पार कर रहे हैं, चाहे स्टेट का चाहे कंट्री का, तो क्या लगेगा, इंटर। चाहे यूटी में ही आप चले गए, तो मान लो कि आप बिहार के हो और बिहार से आपका गुड्स चला गया दमन एंड दीव में, वहां जाकर सप्लाई हुआ, तो आपका कौन सा कहलाएगा, इंटर ही कहलाएगा। आउट ऑफ स्टेट हुआ ना, आउट ऑफ कंट्री हुआ ना, आउट ऑफ यूनियन टेरिटरीज हुआ ना, बात सुना मेरी। तो यहाँ इंटर और इंट्रा में कोई दिक्कत नहीं है अब आप लोग को। अब देखिए, समझिएगा इस चीज को फिर से, इंट्रा एंड इंटर। अब इंट्रा होगा तो क्या होगा, इंटर होगा तो क्या होगा, जीएसटी लगेगा। अब तो पता चल गया आपको कि मान लो कोई भी हम वस्तु खरीदते हैं जिसकी कीमत है 100 रुपया, पहले यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 100 रुपया कीमत है, और इस पे जीएसटी लग रहा है, जीएसटी लग रहा है 18%। जीएसटी कितना लग रहा है, 18%। अब अगर मैं कहूं कि ये जो गुड्स है जो मैं परचेज या सेल कर सप्लाई कर रहा हूं उसकी कीमत 100, तो मैंने क्या किया, बिहार टू बिहार सप्लाई किया, बिहार टू बिहार सप्लाई किया, मतलब लगेगा इंट्रा। इंट्रा जब होगा, जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, तो वहां पर जो जीएसटी लगेगा आपका, तो वैल्यू तो आपका 100 रुपया होगा, कीमत तो 100 रुपया, इस पे जो जीएसटी लगेगा सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%। बात में आई मेरी, यानी 9 रुपया ये भी लेगा, 9 रुपया ये भी, यानी गुड्स की कीमत अब कितनी होगी, 118 रुपया। समझ में आया। लेकिन वही अब इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है, बिहार से यूपी, बिहार से यूपी सप्लाई हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा,
यहां पर भी वैल्यू तो 100 का 100 ही रहेगा, लेकिन जो जीएसटी लगेगा वो लगेगा आईजीएसटी। आईजीएसटी याद रखिएगा, इंटरा के समय जो जीएसटी लगेगा होगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इंट्रा स्टेट सप्लाई के समय जो जीएसटी लगेगा वो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इक्वली लगेगा। लेकिन इंटर स्टेट सप्लाई के समय जो जीएसटी आपका लगेगा वो होगा आईजीएसटी, पूरा का पूरा 18%। इसमें कोई डिवीजन नहीं, कोई बंटवारा नहीं, और ये टोटल हो जाएगा 18 यानी 118 का हो जाएगा। ये भी सेंट्रल का टैक्स है, ये स्टेट का है। 9% स्टेट को गया, 9% सेंट्रल को गया, और ये पूरा का पूरा 18% सेंट्रल को गया। समझ में आया मेरे बात को? बंटवारा ऐसे हुआ। तो जब भी आप कोई सप्लाई करेंगे तो वहां सबसे कॉमन चीज देखने वाला क्या रहेगा कि इंट्रा स्टेट सप्लाई है कि इंटर स्टेट सप्लाई है। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तब तो दोनों भाई को हाफ हाफ दे देना है, दो भाई मतलब ये दोनों, ठीक है। अब अगर आपको नहीं समझ में आता, एक और मैं कहानी सुना देता हूं, इसमें समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया ना? एक कहानी और सुनाता हूं आप लोग की भाषा में। जीएसटी, ठीक है। इसके दो बेटे हैं, एक बेटे का नाम है इंट्रा, एक का नाम है इंटर, ठीक है। इसके दो बेटे हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इसके बस है एक आईजीएसटी। मेरी बात सुनाई? लेकिन है तो जीएसटी का ही है ना सब, दादा नाती पोता। मेरी बात सुन में अगर यार, अगर आप कोई सप्लाई करते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं, इंट्रा स्टेट का मतलब सेम स्टेट में, एक स्टेट से उसी स्टेट यानी सेम स्टेट, यानी बिहार से बिहार, यूपी टू यूपी, महाराष्ट्र महाराष्ट्र अगर सप्लाई करते हैं तो भाई कोई भी पैसा अगर इस घर में आएगा तो दोनों भाई का हिस्सा बनेगा ना। अब कोई जमीन होगा अगर आपके पापा का, आप दो भाई हो तो दोनों लोग आधा आधा लोगे ना, तो ये दोनों भाई आधा आधा ले लेगा जितना परसेंट लगेगा। अगर 18 आया तो 9% इसको, 9% इसको, 28 आया तो 14% इसको, 14% इसको, 12 आया तो 6% इसको, 6%, बराबर बराबर दोनों में इक्वल हिस्सा लग जाएगा। लेकिन अगर कोई हिस्सा इधर आता है, कोई रेवेन्यू इधर आता है, इधर भी बंटवारा लगेगा? नहीं, ये अकेले लेगा। अकेले तो अकेले मजा लेगा ना, 18% पूरा इसको मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं था, तो वही आया था स्टेट का, वहीं पर से मैंने परचेज किया, वहीं पर मैंने सेल कर दिया। अच्छा यूटी आपने बोला, फिर से बोलिए, मैंने यूपी समझा। हाँ वहां पर मैं आऊंगा, यूनियन टेरिटरी पे आ रहा हूं। पहले नॉर्मल स्टेट को हम लोग समझ लें। नॉर्मल स्टेट में क्या हो रहा है आपकी कहानी कि आपके दो भाई अभी फिलहाल है, इंट्रा एंड इंटर। अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो उनके दो बेटे हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, दोनों को आधा आधा हिस्सा मिलेगा। जैसे भी मैंने बताया कि 100 रुपया कीमत है किसी चीज का, जिसपे 18% मान लेते हैं कि जीएसटी लग रहा है, तो 9% इसको मिलेगा, 9% इसको मिलेगा। किस केस में? जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो। लेकिन अगर इंटर स्टेट सप्लाई होता है तो 18 का 18% इसको मिलेगा, यानी वैल्यू तो 100 रुपया और जीएसटी जो लगेगा वो आईजीएसटी लगेगा 18 रुपया, पूरा 118 ऐसे बनेगा, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं जो इंपॉर्टेंट। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि मान लेते ये तो नॉर्मल स्टेट की बात थी, अब यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे कि यूनियन टेरिटरीज वाला के साथ क्या कहानी होगा सर, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज किसको बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश, जो यानी जिसके माई बाप नहीं होते। हाँ, यानी आप ऐसे समझ सकते हो, जिस स्टेट के खुद के सीएम न हो, खुद के सीएम न हो उसको क्या बोलेंगे? नहीं, दिल्ली नहीं है, दिल्ली को इसके दायरे में नहीं रखा गया। दिल्ली खुद का सीएम है ना, तो वो जीएसटी में यूनियन टेरिटरीज में नहीं कहलाएगा। ऐसे हम लोग दिल्ली को भी यूनियन टेरिटरीज मानते हैं, लेकिन नहीं मानेंगे जीएसटी के दायरे में, उसको हटा दिया जाएगा। बाकी यानी जिस भी स्टेट के अपने सीएम नहीं है, वो किसी दूसरे स्टेट या सेंट्रल पे डिपेंड कर रहा है, वो यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अब एक सेकेंड, कितने यूनियन टेरिटरीज है? 8, तो 7 हो गया।
और अभी बीच में बढ़ा भी था ना एक तो 8 हो गया, हाँ ठीक है। तो 8 थे, 8 में से घटा देंगे, अभी अभी फिलहाल कितने हैं 7, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज का खिला खेला क्या है, तो कोई भी एक यूनियन टेरिटरी ले लेते हैं, जैसे कि दमन टू दमन, यानी मैंने सप्लाई किया दमन में ही मैन्युफैक्चर हुआ, दमन में ही बिक्री हो गया, यानी सप्लाई हो गया। तो ये सेम स्टेट में हुआ ना, चाहे यूनियन टेरिटरी टू यूनियन यानी यूटी टू यूटी हुआ ना, तो वो कौन सा कहलाएगा? इंट्रा कहलाएगा। लेकिन अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट हो जाए, यानी दमन से बिहार, दमन से यूपी, दमन से महाराष्ट्र, अदर स्टेट हो रहा है, तो इंटर स्टेट कहलाएगा। अभी बोलिए, अभी भी समझ में नहीं आया? टैक्स, टैक्स सेंटर का बात देखो, यहां पर समझो, अगर दमन टू दमन हुआ तो भाई टैक्स कहां रहा? दमन के अंदर ही रहा ना। हाँ, वो टैक्स को ले कौन रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब पे ही रखता है। जो भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यानी जो भी यूनियन टेरिटरीज है, उसका टैक्स लगाता भी सेंट्रल ही है और कलेक्ट भी सेंट्रल ही करता है। यानी वो पैसा तो जाएगा सेंट्रल के पास, स्टेट के पास नहीं। हाँ, कुछ भी हो। अब वहां पर अगर इंट्रा होगा तो कौन सा टैक्स लग रहा है? देखो, उसमें वहां लगेगा CGST और एक लगेगा UTGST, यानी अब SGST नहीं लगेगा, उसकी जगह पे लगेगा UTGST। लेकिन हुआ तो इंट्रा सप्लाई ही ना, दमन टू दमन। लेकिन अगर मैं बात करूं तो दमन टू बिहार या बिहार टू दमन, कुछ भी, तो यहां पर अब सप्लाई हुआ इंटर स्टेट, और इंटर स्टेट सप्लाई हुआ तो यहां पर एक ही लगेगा, क्या? IGST। वो एक अकेला है, इसमें 3 भाई हो गए। अब अगर यूनियन टेरिटरीज को ले लिया जाए तो 3 भाई हो गए, लेकिन यूनियन टेरिटरीज को तभी हम लेंगे जब यूनियन टू यूनियन हो, तो ही हम उसको लेंगे, नहीं तो उसको बोलेंगे उसका कोई माँ बाप भैया नहीं है, उसको तो गोद लिया गया। समझ में आ गया मेरी बात? अभी भी कहीं डाउट है इसको लेकर? क्लियर हो गया? तब जब भी हम सप्लाई करेंगे तो सबसे बड़ा चीज आपको क्या देखना है? इंट्रा है कि इंटर है? इंट्रा है, दोनों को हाफ हाफ दे दीजिए। और अगर आपको पता है कि सर यूटी है वो, तो भाई एक तो सेंट्रल है, एक को यूटी को दीजिए। अब स्टेट को ना देकर हम लोग क्या लगाएंगे? UTGST लगाएंगे, ठीक है। और अगर इंटर सप्लाई हो रहा है तो आंख बंद करके दे दीजिए, उसका एक ही बेटा है। हाँ, यहाँ पर वही काम है, सेंट्रल जरूर संभाल, तो सेंट्रल अपना हिस्सा अपने पास रख लिया, ये हिस्सा भी अपने पास ही रखेगा, लेकिन उसको अलग तरीके से अलग लॉ के तहत स्टोर करेगा, ताकि वो पैसा उसी पे लगाया जा सके। वो पैसा उन्हीं कंट्री, उसी स्टेट पे लगेगा जहां से वो रेवेन्यू आ रहे हैं, लेकिन रखेगा वही। उसका कोई माई बाबू नहीं है तो वो रखेगा कहां पर? जैसे मान लो आपके पास बहुत सारा पैसा है, एक आपका पैसा है, किसी और का पैसा है, तो आप अपना पैसा मानो इस पॉकेट में रख दिए और दूसरे का पैसा इस पॉकेट में रख दिए। सेम कहानी वो सेंट्रल भी कर रहा है। दोनों का पैसा, अपना पैसा तो अब जहां चाहे वहां खर्च करेगा। वो स्टेट्स को भी दे सकता है, यूनियन को भी दे सकता है। केंद्र का काम होता है, केंद्र नहीं, जो बीच वाला जो बैठा है आपको, वो सबसे बड़ा होता है, वो सबको देखेगा, सबको हिस्सा दे दिया है कि भाई अपना अपना स्टेट तुम लोग संभालो, सबका सीएम बैठा दिया उसने, सब अपना अपना स्टेट संभालेगा। लेकिन फिर भी अगर स्टेट जो सीएम है उससे वो स्टेट न संभले, उसको पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो कौन मदद करेगा? सेंट्रल मदद करेगा, वो बैठा है बीच में ऊपर, ठीक है। अब वो कहां से करेगा? अब वो जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है उसी से ना। आपके पास तो सिर्फ एक स्टेट की जिम्मेदारी है, इसके पास तो पूरे कंट्री की जिम्मेदारी है, वो सबको देखेगा, सिर्फ एक स्टेट को नहीं, सबको देखेगा। बात समझ आ रही है? लेकिन ये जो पैसा कलेक्ट होगा उसको एक अलग तरीके से वो स्टोर करेगा और उन्हीं राज्यों पर खर्च करेगा जहां से उसने कलेक्ट किया। ये पॉइंट समझ में आ गए? अब यहां पर एक चीज आपको याद और रखना है कि टोटल यूटी कितने होते हैं? 7। ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और क्या बता रहा था? यूटी कहते किसको है? जिसका खुद का सीएम ना हो या खुद की असेंबली ना हो, वो यूनियन टेरिटरीज होता है। दिल्ली को अब छोड़ देंगे इसमें हम लोग, ओके। चलिए अब एक टेस्ट लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में आप बताओगे कि कब CGST लगेगा, कब SGST लगेगा, कब IGST लगेगा, या फिर कब क्या लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग महाराष्ट्र।
ठीक है, कोई गुड्स यहां से निकला और गया कहां पर, महाराष्ट्र में। कौन सा सप्लाई हुआ, इंट्रा सप्लाई हुआ, इंट्रा सप्लाई हुआ। इंट्रा सप्लाई हुआ तो क्या लगेगा, CGST और SGST, ठीक है। तो यहाँ पर CGST प्लस SGST लगेगा। और टैक्स किसको जाएगा, किस कंट्री को, किस स्टेट को जाएगा, महाराष्ट्र जाएगा ना, यानी जो भी टैक्स कलेक्ट होगा अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट करेगा। लेकिन वहां पर क्या हुआ, अब वो यहां से निकला फिर यहीं पर गया, और यहां से होते हुए फिर वो कहां आ गया, हरियाणा पहुंच गया। वो टैक्स कहां चला गया, हरियाणा के पास। अब बताओ यहां पर कौन सा सप्लाई हो रहा है, इंटर स्टेट, यहां पर हो रहा है इंटर स्टेट। यहां पर अब क्या लगेगा, IGST। समझ में आ गया। अब हरियाणा से फिर निकला, वो पहुंच गया अंडमान निकोबार। यहां पर क्या लगेगा, UT इंटर, केवल इंटर होगा, इंटर होगा, हाँ इंटर GST होगा। कौन सा टैक्स लगेगा, IGST। यहाँ पर इंटर हो रहा है, क्यों इंटर हो रहा है, स्टेट चेंज हो गया ना, स्टेट चेंज हो गया नहीं, इंटर लगेगा, और इंटर हुआ तो क्या लगेगा, IGST। कोई दिक्कत। फिर अंडमान से फिर अंडमान में गया, यानी उसी में फिर घूम रहा है, उसी स्टेट में क्या लगेगा, इंट्रा लगेगा। इंट्रा लगा तो क्या होगा, CGST प्लस UTGST लगेगा ना, कोई दिक्कत है। उसके बाद वो यहां से निकला और पहुंच गया दमन, दमन पहुंच गया, क्या होगा, इंटर हुआ, इंटर हुआ तो क्या लगेगा, IGST। इंटर हुआ तो सिर्फ IGST हुआ ना। अब यहां से फिर निकला, वो आ गया हमारे यूपी में, अब क्या लगेगा, इंटर, फिर IGST यानी ओके। यूपी से अब चला गया USA, अब क्या लगेगा, फिर गलती कर गया ना यहीं पर, एक्सपोर्ट ड्यूटी जी। अभी कुछ देर पहले बताए थे, अब यहां से वो एक्सपोर्ट हो गया ना, तो यहां GST थोड़ी ना लगेगा, अब यहां लगेगा एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई अब, कहानी पूरी, कहां पर कैसे कैसे गुड्स ट्रेवल कर सकता है। कोई जरूरी है कि महाराष्ट्र से निकला तो महाराष्ट्र में खपत होगा, हो सकता है वो US तक पहुंच गया हो गुड्स, हाँ, घूमते 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 कहां से कहां तक चला जाएगा, तो पूरा ये GST का नहीं छोड़ता। अब आगे और कैसे इसकी एंट्री हम करेंगे ये मैं आगे अब बताऊंगा। यहां तक में अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझसे सवाल कर सकते हैं।